हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज करेंगे चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो ग्लोब पर देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं को, इनके बारे में जानेंगे ये क्या होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एक बार देख लेते हैं कि क्या होती हैं देशांतर और अक्षांश रेखाएं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं पृथ्वी को, ग्लोब भी आप कह सकते हैं। तो ग्लोब पर ये जो आपकी इस तरह से ये लाइन खींची हुई है, ये तिरछी होगी लाइन, ये जो लाइन खींची हुई है इस तरह से, ये सारी लाइनें, इनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। इंग्लिश में बोलेंगे लैटिट्यूड। और इस तरह से जो लंबी रेखाएं खींची हुई हैं ग्लोब पर, इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं, मतलब लॉन्गिट्यूड। तो इनके बारे में ही आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था पहले कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी है चपटी। तो चपटी कहाँ से थी? ये पृथ्वी यहाँ से चपटी थी। ये जहाँ जो ये पृथ्वी की धुरी होती है, जहाँ पर ये उत्तर और दक्षिण पार्ट एक सीधी लाइन से मिलते हैं, इनको बोला जाता है ध्रुव। तो ये होता है उत्तरी ध्रुव और ये होता है दक्षिणी ध्रुव। तो इन पर पृथ्वी चपटी होती है और बाकी बीच से उभरी होती है यहाँ से। तो ये भले ही हमें डायग्राम में गोल दिखती है, लेकिन पृथ्वी चपटी होती है, गोल नहीं होती है। और एक तरह से ऊबड़ खाबड़ भी कह सकते हैं, थोड़ी सी बिल्कुल इस तरह से गोल नहीं होती है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं ये कैसी दिखती है? तो इस संबंध में जानकारी के लिए क्या होगा कि हमें ग्लोब को देखना होगा। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। प्रतिरूप में होता है मॉडल। तो ये पृथ्वी का ही एक मॉडल ले लिया है हमने। जैसे हम बड़ी कोई चीज़ को अगर किसी छोटी चीज़ पर दिखाते हैं तो उसे हम नमूना या मॉडल बोलते हैं। एक मॉडल के थ्रू हम उस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि हम बड़ी चीज़ तो नहीं ला सकते, हम पृथ्वी को तो नहीं समझ सकते, पृथ्वी को तो नहीं ला सकते उठाकर। तो इसीलिए हम ग्लोब पर पृथ्वी को समझते हैं। तो ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, और पॉकेट में रखने योग्य भी होते हैं, मतलब जो पॉकेट में रखे जा सकते हैं, इतने छोटे भी ग्लोब होते हैं। और गुब्बारे जैसे भी ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है, और उसके थ्रू आसानी से हम इधर उधर उन्हें ले जा सकते हैं। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब स्थिर नहीं होता है, इसको हम घुमा सकते हैं। किसकी तरह? लट्टू की तरह या पहिए की तरह घुमा सकते हैं हम इसे। तो जिस तरह से इस तरह लट्टू की भी इस तरह से यहाँ पर नोक होती है, ये कील होती है, कील टाइप कुछ ऐसी कुछ लगा होता है उसमें। तो वो लट्टू भी इस पर घूमता है और इसी तरह से ये ग्लोब घूमता है। इस तरह से हम पृथ्वी की तरह इसे घुमा सकते हैं, जिस तरह से पृथ्वी घूमती है। तो ग्लोब का सहारा क्यों लिया जाता है पृथ्वी के अध्ययन के लिए? क्योंकि हम पृथ्वी को नहीं ला सकते। तो ग्लोब पर ही हम सारी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, देशों का, महाद्वीपों का और महासागरों का। तो उनको उनके सही आकार में दिखाया जाता है। जिस तरह से जो अनुपात उनका पृथ्वी पर वैसे है, आकार का अनुपात जो भी है, उसी अनुपात में हम इस पर आकार इसका बनाते हैं ग्लोब पर। तो ग्लोब को आप एक तरह से गेंद की तरह समझ सकते हैं। जैसे गेंद होती है गोल, ठोस वाली जो गेंद होती है, उसको आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम ग्लोब को समझ सकते हैं।
हाँ देखिए, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है साइड में। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दें तो यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अच्छा, अगर हम जो सिलाई जिससे हम बुनाई करते हैं वो वाली सिलाई को अगर हम आलू या गेंद में घुसा दें तो ये बिल्कुल संरचना इसी तरह की लगेगी जैसे ग्लोब दिखता है। और इसे ही भी आप इसी तरह से घुमा सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप समझ सकते हैं इसे। तो पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जाती है। मतलब जो पृथ्वी को हम एक गोले की तरह बनाते हैं उस पर हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी दूरी कितनी है और कौन सा स्थान कौन सी जगह पर है। मान लीजिए हमें अपने भारत की स्थिति देखनी है, हमारा देश कहाँ पर है पृथ्वी पर, तो हम कैसे इमेजिन करेंगे एक बिल्कुल गोल चीज़ पर कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा भारत किधर होगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं की आवश्यकता होती है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। अभी हमने देखा था, ये होता है अक्ष। ये अक्ष कहलाता है। और ये वैसे काल्पनिक रेखा है, इस तरह की रियल में तो कोई रेखा नहीं होती है, तो ये होती है एक काल्पनिक रेखा। इस तरह से आप देख सकते हैं इसे। ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिणी ध्रुव हैं, जो कि हमने भी देखा है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। तो इसे भी बिल्कुल इसी तरह से घुमाएंगे, इस तरह से ऐसे घुमाते हैं। इधर क्योंकि पश्चिम है, वेस्ट और ईस्ट, तो ये भी कुछ इस तरह से ही घूमता है। इसे भी हम इस तरह से घुमा सकते हैं। इसे तो हम किधर को भी घुमा सकते हैं, लेकिन अगर हमें पृथ्वी को समझना है तो हम इसे पृथ्वी की ही दिशा में घुमाएंगे। तो इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी में और ग्लोब में। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। तो पृथ्वी का जो अक्ष हम मानते हैं वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है, काल्पनिक रेखा है। वो अक्ष जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वो सिर्फ हमने उसे इमेजिन किया है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है। तो एक और रेखा होती है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। वो कौन सी होती है? विषुवत वृत्त। तो जैसा कि आप ये वाली रेखा देख रहे हैं, ये इसे बीच से विभाजित करती है बिल्कुल आधे भाग में। आधा भाग इसका ये वाला भाग इसका ऊपर ये नॉर्थ कहलाता है और ये वाला भाग इसका साउथ कहलाता है। तो ये कुछ आपको अक्षांश दिखाने के लिए समझाया हुआ है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल गेंद की तरह ही संरचना दिखाई गई है। ये बिल्कुल बीचों बीच आ रही है इसमें, ये वाली विषुवत वृत्त। तो वृत्त क्यों बोला जाता है इसे? वृत्त का मतलब होता है सर्कल। तो ये लाइनें बिल्कुल ऐसे गोलाई में ही बनी होती हैं, जैसे आप गेंद के चारों तरफ एक लाइन खींच दें। तो वृत्त इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक वृत्त है, गोलाकार लाइन है, ना कि यहाँ पर जाके ख़त्म हो जाती है। ये बिल्कुल गोलाई में है, इसीलिए इसको वृत्त बोला जाता है। तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त के ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसे बोलेंगे हम उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा बोला जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, ये इक्वल होते हैं। और विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, तो ये भी काल्पनिक वृत्त ही है, ये एक काल्पनिक वृत्त ही है।
जो गोला बनाते हैं हम, ये भी काल्पनिक है, ऐसी वास्तव में कोई लाइन नहीं है, ये सिर्फ हमने खुद से बनाई है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है ये। तो विभिन्न स्थानों की स्थिति का अंदाज़ा इसी से लगाया जाता है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये जो विषुवत वृत्त वाली जो लाइन है, इससे ये जो रेखाएं जो भी बनेंगी, ये वाली जो रेखाएं बनी हुई हैं, ये सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं, जिसके बारे में हमने भी देखा था। तो अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? अगर हम पृथ्वी को एकदम सीधा करके देखें, क्योंकि ये तो डायग्राम कुछ इस तरह का बना हुआ है, गोला तो सही से नहीं बना, एक सेकंड में गोला बना देती हूँ। मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसमें ये बिल्कुल बीचों बीच हमने विषुवत रेखा खींच दी है, विषुवत वृत्त बना दिया है। तो इस तरह से ही और लाइनें भी होती हैं, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो ये जो सारी लाइनें हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इंग्लिश में बोलेंगे लैटिट्यूड। तो याद कैसे रखेंगे? लेटी हुई मतलब लैटिट्यूड, क्योंकि लेटी हुई हैं तो लैटिट्यूड, हिंदी में अक्षांश रेखाएं। तो ये होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं, और ये इस तरह से वृत्त बनाती हैं। अगर मान लीजिए गेंद की तरह जो संरचना है हमारी पृथ्वी की, उसमें हम ऐसे गोल सर्कल सा बन जाता है, ये एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो इनको अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। तो ये 0 डिग्री है, यहाँ पर एक्चुअल में 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, सॉरी देशांतर नहीं, अक्षांश रेखा होती है। ये होती है 0 डिग्री। अभी आगे भी समझेंगे इसे और अच्छे से। ये होती है 0 डिग्री। तो इसके इधर जब हम जाएंगे तो भी अक्षांश का नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं आप, 20 डिग्री उत्तरी, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। ऐसे ही नीचे सेम ही संख्या नीचे रहती है, क्योंकि ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री से नीचे भी, लेकिन नीचे हम दक्षिणी लिखते हैं और ऊपर की तरफ हम लिखते हैं उत्तरी, क्योंकि वो उधर उत्तर दिशा है। तो आगे देख लेते हैं। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त के 1/4 है। तो चारों ओर का जो आपकी दूरी है, मान लीजिए इस तरह से है। तो विषुवत रेखा से जो ध्रुवों के बीच की दूरी है, ये वाली, ये होगी आपकी 1/4, मतलब 90 डिग्री। ये देख सकते हैं हम 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। तो ये 4 हिस्सों में बढ़ जाता है ना इस तरह। तो ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये इस पार्ट को हम 1/4 बोलेंगे, क्योंकि 4 हिस्से हो गए तो 1/4 हम इसे बोल देंगे 1/4। तो इस प्रकार अंश 90 डिग्री 90 अंश का जो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। ये वाला जो होता है, ये जो अंश है, ये उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। और ये वाला 90 डिग्री दक्षिणी, ये दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो इनको ध्रुव बोलते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ठंडा मौसम रहता है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है यहाँ का। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण के सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो उत्तर वाली रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में जो रेखाएं होती हैं उनको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। तो ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। मतलब जहाँ पर आप खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और ध्रुव तारा अगर यहाँ पर है,
तो यहाँ से आप अपना एंगल देख सकते हैं कि आप किधर हैं। आगे देखते हैं। अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, जिधर भी अक्षांश रेखा होगी, अक्षांश में उत्तरी या दक्षिणी ही होता है, क्योंकि ये क्षैतिज रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरह से, तो इसमें नॉर्थ होगा या फिर साउथ ही होगा। तो इसमें दो ही दिशाएं होती हैं। तो और इनके साथ हम इधर हम लिखेंगे, ऊपर जो रेखाएं होंगी उनके साथ लिखेंगे उत्तरी, और नीचे वाली में लिखेंगे दक्षिणी। जितने भी डिग्री बताएंगे उसके आगे हम ये ज़रूर लिखेंगे। अब जैसे ये महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका का जो ब्राज़ील है और महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है, वो दोनों एक ही अक्षांश पर हैं, मतलब 20 डिग्री पर हैं, वो 20 डिग्री अक्षांश पर हैं। तो अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन से अक्षांश पर है? तो क्या होता है इसमें, चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में, अंश को हम इंग्लिश में डिग्री कहते हैं इसलिए मैं डिग्री बोल रही हूँ, तो ये 20 डिग्री उत्तर में है जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र का, और जो बेलो हॉरिजॉन्टे है, हॉरिजॉन्टे, ये विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में है। तो ये हो गया दक्षिण में, यहाँ मतलब कि यहाँ पर लगभग यहाँ पर हम देख सकते हैं, और ये हो गया महाराष्ट्र का यहाँ पर, ये उत्तर में। तो मतलब ये वाली विषुवत रेखा हमने भी देखी थी ना, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से ऊपर जब हम जाएंगे तो ये 20 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तरी लिखते हैं हम, उत्तरी या फिर नॉर्थ, इंग्लिश हिंदी में कुछ भी बोल सकते हैं, और ये इधर हो जाएगा दक्षिणी वाला। तो इस तरह से हम लिखते हैं। उत्तर और दक्षिण हमें ज़रूर लिखना होता है इनकी पहचान के लिए। तो जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। आकार कैसे घटता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है इसकी, फिर आकार इनका ऐसे घटता जाता है। तो जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर आप देख रहे होंगे ऊपर आकार कम हो गया इनका, जबकि यहाँ पर ज़्यादा था। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे आकार घटता जाता है अक्षांश रेखा का, क्योंकि अक्षांश रेखा यहाँ पर बड़ी है और यहाँ पर हो जाएगी छोटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ध्रुवों की तरफ जाते वक्त अक्षांशों का आकार घटता है बढ़ता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो महत्वपूर्ण कुछ अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये डायग्राम में समझ लेते हैं, वैसे थ्योरी भी दी हुई है, थ्योरी के थ्रू ही देख लेते हैं एक बार। तो एक तो है विषुवत वृत्त 0 डिग्री, ये भी हमने देखा था, ये 0 डिग्री है, ये बिल्कुल बीच में से होकर जाती है पृथ्वी के। और एक होती है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये होती है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री बिल्कुल यहाँ पर होता है लास्ट में पॉइंट पे। और एक होती है दक्षिणी ध्रुव। तो ये 3 हमने देख ली, एक बिल्कुल बीच की, एक उत्तर की और एक दक्षिण की। इनके अलावा और भी हैं, कितनी हैं, 4 हैं। इनके अलावा 4 इम्पोर्टेंट रेखाएं और हैं। तो कौन कौन सी हैं ये, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त।
डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये हमने देख ली थी 3 लाइनें बीच की और ये वाली। इनके अलावा कौन सी अभी हमने देखी है, ये होती है कर्क रेखा। ये होती है 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री उत्तरी। उत्तरी लिखना मत भूलना, क्योंकि दिशाओं से ही पता चलता है। क्योंकि अगर आपने उत्तरी नहीं लिखा तो पता नहीं चलेगा कि आप कर्क रेखा की बात कर रहे हैं या मकर रेखा की। तो ये होती है मकर रेखा, ये होती है 23.5 डिग्री दक्षिण। तो दक्षिण वाली को बोलते हैं मकर रेखा और उत्तर वाली को बोलते हैं कर्क रेखा। और डिस्टेंस दोनों का सेम ही है 23.5 डिग्री। इसके बाद अभी हमने देखा था एक होती है 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री में उत्तरी को बोलेंगे उत्तर ध्रुव व्रत और दक्षिण को बोलेंगे दक्षिण ध्रुव व्रत। तो ये होगी आपकी 66.5 डिग्री पर। तो ये 4 रेखाएं और हमने देख ली हैं। अब देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। ताप कटिबंध से क्या मतलब है, तो कर्क और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जो कर्क और रेखा के बीच का जो जगह है, ये यहाँ पर सूर्य साल में एक बार बिल्कुल सिर पर चमकता है। मतलब हमारे सिर के ठीक ऊपर चमकता है। इन दोनों रेखाओं के बीच जो भी जगह होगी, ये वाला जो जगह है, इसमें ये ऐसी सिचुएशन बनती है साल में एक बार। तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इस पूरे हिस्से को, कर्क और मकर के बीच के हिस्से को बोलते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि ये बहुत गर्म रहता है यहाँ पर। क्योंकि सूरज सीधा चमकता है तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी मिलती है। तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। बस इन्हीं के बीच में है जो कि सूर्य सिर पर दिखाई देता है दोपहर में, नहीं तो कहीं और ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप ये सिचुएशन देखें, कर्क और मकर रेखा के बीच में सिचुएशन बिल्कुल इस तरह की होती है। ये सूरज आप मान सकते हैं टॉर्च को, और ये मान सकते हैं पृथ्वी को। तो कुछ इस तरह के सिचुएशन बनती है। इसलिए तो अगर इस तरह से सूरज चमकेगा, तो अगर आप यहाँ पर हैं तो आपके सिर बिल्कुल सिर पर होगा ना, सूरज बिल्कुल सिर पर चमकेगा। तो ये कुछ इस तरह की स्थिति यहाँ पर पड़ती है। तो कम जगह ये सूर्य का ताप जा पाता है, तो इसलिए कम जगह में ही उष्ण कटिबंध क्षेत्र पाया जाता है। इसके बाद है कर्क और मकर रेखा के बाद किसी भी, हाँ ये हमने पढ़ लिया है। कर्क और मकर के बाद सिर पर सूरज नहीं दिखता है, क्योंकि कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है। क्योंकि थोड़ा तिरछा हो जाएगा तो किरणें बिल्कुल सीधी नहीं पड़ेंगी, तो जिसकी वजह से उसका ताप कम हो जाएगा, उसकी गर्मी थोड़ी कम महसूस होगी सूरज की, अगर बिल्कुल सीधा नहीं होगा। मतलब सीधा, वो सूरज तो बिल्कुल सीधा ही है, मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह की आ जाती है बाकी जगह पर। क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, तो अगर मान लो सूरज यहाँ पर चमक रहा है, तो अगर ये गेंद की तरह आकृति है तो यहाँ पर किरणें तिरछी पड़ेंगी ना यहाँ पर। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा ना होने के कारण यहाँ पर थोड़ा गर्मी का माहौल रहता है और थोड़ा रहता है ठंड का माहौल। ये थोड़ा ऊपर हो गया एरिया, तो थोड़ा ठंडा और थोड़ा गर्म। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध। कुछ शीत और कुछ उष्ण, दोनों तरह का टेम्परेचर यहाँ पर मिलता है, तो इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण को डायग्राम में देख लेते हैं। ये रहा आपका शीतोष्ण यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का एरिया है, ये सब ऐसे ही इधर का एरिया है। तो ये इस तरह से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये वाला एरिया होता है शीतोष्ण।
तो यहाँ का तापमान मध्यम रहता है, मध्यम, ना तो ठंड और ना ही ज़्यादा गर्मी। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत, दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। तो अब जो एरिया बचता है आपका, वो बचता है बिल्कुल लास्ट में, ध्रुव वाला एरिया। वहाँ पर क्या है, सूर्य कम ही चमकता है, वहाँ ऊपर नहीं जा पाती सूर्य की किरणें, इसलिए उसको बोलते हैं शीत कटिबंध। मतलब वहाँ पर सर्दी रहती है और बर्फ़ भी जमी रहती है अक्सर। ये है वो एरिया आपका, यहाँ पर बर्फ़ से ढका रहता है ये एरिया और बहुत ही कम सूर्य की रोशनी मिल पाती है। तो यहाँ पर है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आपने देखा सुना होगा, तो अंटार्कटिका यहाँ पर पड़ता है, जो कि महाद्वीप बिल्कुल बर्फ़ से ही ढका रहता है। तो 3 तरह के हमने ताप कटिबंध पढ़ लिए हैं। एक था उष्ण, एक था शीतोष्ण और एक था शीत। अब हमने पढ़ लिया है अक्षांश रेखाओं को। अब बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। तो अक्षांश रेखाएं थी कुछ इस तरह से, मैंने बताया था लैटिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, मतलब लेटी हुई। अब जो देशांतर रेखाएं हैं वो हैं देखिए इस तरह की, लंबाई में, तो इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये इस तरह से बनी होती हैं। अब इनका क्या यूज़ है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ आवश्यक होती हैं। बिल्कुल आवश्यक होंगी, क्योंकि हमने इस तरह से तो हम पता लगा लेंगे दूरी का, लेकिन इस तरह का कैसे पता लगाएंगे। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर हैं। तो अक्षांश इनका एक ही है। मान लीजिए रेखा है, तो ये एक ही रेखा पर है, मतलब कि जैसे यहाँ पर एक हो गया और एक हो गया यहाँ पर। तो अब अक्षांश तो पता चल गया। अब कैसे पता चलेगा इनकी दूरी कितनी है, ये किधर है। तो उनकी सही स्थिति पता करने के लिए इनके बीच की ये वाली दूरी पता होनी चाहिए हमें, ये वाली दूरी कितनी है। इसके लिए ही होती हैं देशांतर रेखाएं। तो ये देशांतर और अक्षांश जो भी हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ओरिजिनल कोई रेखा इस तरह से की नहीं बनी हुई, ये बस मेज़रमेंट के लिए बनाई गई हैं। काल्पनिक हैं ये, पूर्णतः काल्पनिक। जिस तरह से पूर्णतः काल्पनिक धारावाहिक होते हैं, इसी तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं इनको भी, ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो इनको कैसे, इनकी दिशा होती है पूरब और पश्चिम। जैसे उसमें उत्तरी और दक्षिणी से हम पता लगाते थे, इसमें बोलते हैं हम पूरब और इधर की बोलेंगे पश्चिम। जैसा कि देख रहे होंगे पूरब लिखा है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो दूरी अभी देखेंगे कितनी होगी इनकी। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। तो प्रत्येक अंश को हम कैसे नापते हैं, कुछ मिनट और सेकंड में नापते हैं हम। और ये अर्धवृत्त हैं, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है और यामोत्तर आपस में मिल जाती हैं। देखिए इसमें समझिए, जैसे जैसे अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है इनकी, है ना, दूरी ज़्यादा है ना यहाँ पर। तो जैसे जैसे इधर जाएंगी तो दूरी कम होती जाएगी और यहाँ पर जाके ये मिल जाती हैं, ध्रुव पर मिल जाती हैं जाकर। तो यहाँ पर शून्य हो जाती है इनकी दूरी। और यहाँ की दूरी के बारे में भी हम देखेंगे कितनी होती है। तो अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है।
तो देशांतर जो रेखांतर होते हैं उनकी लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांश तो छोटी हो जाती हैं ध्रुवों की तरफ बढ़ने पे। कैसे, मैं बताती हूँ, इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे ये एक लाइन है देशांतर वाली, तो इसकी लेंथ जितनी होगी यहाँ तक, इसकी भी लेंथ इतनी ही होगी, तो इनकी लंबाई बिल्कुल समान रहती है। ये नीचे तक मिलती हैं जाकर, इनकी लंबाई बिल्कुल समान होगी। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो विषुवत रेखा वाली है वो तो बड़ी है, लेकिन बाकी आपकी छोटी होती जाती हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल छोटी हो गई। तो ये डिफरेंस है इनमें, देशांतर और अक्षांश में। अब देख लेते हैं इनकी दूरी से। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है टाइम मेज़रमेंट के लिए। ये अक्सर इसकी कैलकुलेशन भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो देशांतर रेखा पहले हम ये देख लेते हैं। तो देशांतर रेखा जो होती है, देखिए ये वाली, जैसे हमने अक्षांश में 0 डिग्री पढ़ी थी ना, ऐसे ही इसमें देशांतर में होती है 0 डिग्री। देशांतर में 0 डिग्री क्या है, ये वाली रेखा हो गई। अब जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, अक्षांश में हम ऊपर की तरफ गए थे क्योंकि वो इस तरह की लाइनें थी, लेकिन इसमें हम इधर जाएंगे। तो इधर जैसे जाएंगे, जैसे हम इधर इधर जाएंगे, तो इधर की लाइनों को हम बोलेंगे पूरब में। पूरब इनके साथ लगाएंगे, पूर्व लगाएंगे, क्योंकि ये पूरब दिशा में है। तो अब 0 डिग्री से जैसे जैसे बढ़ेंगे, तो इधर भी डिग्री हमने रख दी हैं, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ इस तरह से। इधर जाएंगे, इधर हो जाती है आपकी पश्चिम दिशा, मतलब वेस्ट डायरेक्शन। इधर हम जाएंगे तो फिर इधर भी ऐसी डिग्री में मापेंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 80 डिग्री। तो ये जो हमारी 0 डिग्री होती है, ये एक्चुअल में इसे हम समय के मापन के लिए भी यूज़ करते हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं, एक्चुअल में टाइम की कैलकुलेशन के लिए इनकी गणना की, मतलब इनका अध्ययन किया जाता है। ज़्यादा बड़ा रोल इनका टाइम के कैलकुलेशन में ही है। तो अगर इनको क्या है कि ये जो टाइम का जो कंसेप्ट है, अगर हम पूरी पृथ्वी पर एक टाइम रखते तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहती। एक टाइम कैसे मान सकते हैं हम, क्योंकि जो पृथ्वी घूमती है वो सूर्य के सामने जब आती है, जब दिन रहता है, सूर्य के पीछे रहती है तो रात रहता है। और तो इस तरह से कन्फ्यूज़न काफ़ी क्रिएट होता कि कौन सा दिन माना जाएगा, कौन सा दिन नहीं माना जाएगा। तो इसमें क्या किया गया कि जो ग्रीनविच की जो लाइन है, ये है ग्रीनविच, यहाँ पर ग्रीनविच स्थित है, तो ग्रीनविच की लाइन बना दी हमने मानक समय रेखा, 0 डिग्री यामोत्तर। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ से ही हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से इसके पीछे वाले जो भी कंट्रीज़ होंगी, उनका टाइम इस टाइम से पीछे होगा, और ये वाली जो कंट्रीज़ होंगी, इधर जो जगह होगी, उनका टाइम यहाँ से आगे होगा। आगे मतलब जैसे यहाँ पे 12 बजे हैं और हम 5.5 घंटे आगे जाएं, तो यहाँ पर बजेंगे आपके 3:30। तो इस तरह से आगे होगा। तो हम इस वाली लाइन को ही मानते हैं समय रेखा, मानक समय रेखा, और यहाँ से ही कैलकुलेशन करते हैं इधर। तो इसका क्या मान है, 0 डिग्री। ये होती है 0 डिग्री। तो यहाँ से हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं 180 डिग्री तक, क्योंकि जो लास्ट वाली लाइन जाती है ना, यहाँ से जो लास्ट वाली लाइन है वो 180 डिग्री पूर्व है, पूर्व ये वाली। इधर से जो लाइन जाती है वो है 180 डिग्री पश्चिम, यानी वेस्ट।
तो प्रमुख यामोत्तर जो है ये इसे हम प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं, क्योंकि इसी से कैलकुलेशन करते हैं हम। ये जो प्रमुख यामोत्तर है, इससे हम पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। तो इधर की कैलकुलेशन ये आगे होगा समय और ये होगा पीछे। तो ये कौन कौन से भागों में बांट देता है? एक तो बांट देता है पूर्वी गोलार्ध में, ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो ये जो डिवाइड करता है, ये करता है 0 डिग्री यामोत्तर। ये वाला जो लाइन है ये डिवाइड करती है ग्लोब को पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में, सॉरी पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में। तो इसमें भी यही इम्पोर्टेंट है, ये पूरब इधर वालों को पूरब लिखना होता है, इधर वालों को लिखना होता है पश्चिम। तो ये ज़रूरी है गणना करने के लिए। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी, ये ज़रा ध्यान से सुनना आप, हो सकता है हर किसी को समझ में ना आए। तो ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही स्थान पर हैं। अब एक स्थान पर कैसे हैं, अब इसको समझते हैं ज़रा। मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री से हमने चलना स्टार्ट किया और हम इधर चलते गए, तो हम पहुँच गए कहाँ पर? 180 डिग्री पर। तो जो 180 डिग्री है वो कहाँ आ जाएगा? वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके पीछे वाली लाइन है ये 180 डिग्री, जो पीछे जो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए 180 डिग्री पूरब की तरफ। ठीक है, अब हम इधर से चलना स्टार्ट करें तो इधर से भी 180 डिग्री बिल्कुल यहाँ पर ही पॉइंट पे पहुँचेंगे, हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जो 180 डिग्री होगा उसे हम बोलेंगे 180 डिग्री पश्चिम। तो हम इधर से जा रहे हैं तो पूरब बोल रहे हैं, इधर से जा रहे हैं तो पश्चिम बोल रहे हैं, लेकिन हम जहाँ रुक रहे हैं वो एक ही स्पॉट है, एक ही पॉइंट है, वो एक ही पॉइंट है। इसके अपोजिट लाइन है वो, ये 0 डिग्री वाले की अपोजिट लाइन है। तो आई होप कि समझ गए होंगे आप इस चीज़ को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब आगे देख लेते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतरी यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखिए। तो देखिए एक तरह से ये ग्रिड बन गई है, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं और ये जो देशांतर रेखाएं हैं। तो देखिए ग्रिड बन गई है, ये इन बॉक्सेस को ग्रिड बोला गया है। जो ये बॉक्स बन गए इस तरह से, ये बन गए ना बॉक्स जैसे। तो अब अगर आपको किसी अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो, अगर आपको इनकी जानकारी है कि कौन सी डिग्री पर है, तो आप किसी भी जगह की जानकारी पा सकते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो असम में धुबरी नाम की एक जगह है, तो ये 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। एक सेकेंड हम ग्लोब में समझ लेते हैं। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ होगा? तो ये हमारी 20 डिग्री है और ये है 40 डिग्री। इट मीन्स 40 और 20 के बीच में ही होना चाहिए। तो 40 और 20 की डिग्री के बीच में हमारे यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमारी इंडिया की स्थिति यहाँ पर है कुछ लगभग, तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। मैं अक्षांश के हिसाब से बता रही हूँ अभी। और अगर देशांतर को देखें तो देशांतर क्या है? 90 डिग्री पूर्व। तो 90 डिग्री पूर्व क्या होगा? दोबारा से बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए ये 60 वाली लाइन है, तो इधर जाएंगे तो इधर होगा, एक लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो कुछ यहाँ पर और यहाँ पर जाके स्थिति इसकी बन जाएगी, क्योंकि हम देशांतर पर गए 90 डिग्री के लगभग और हम गए 26 डिग्री के आसपास उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन इसकी आ जाएगी। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जो भी बिंदु होता है
तो यही बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, ये वाली और ये वाली। इसको समझने के लिए कागज़ पर आप मतलब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अब ये समय का कुछ कैलकुलेशन दे रखी है, इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अक्षांश और देशांतर को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आप अक्षांश को कै ख ग इस तरह से नाम दे दें और अक्षांश को वैसे 1 2 3 4 नाम दे दें। तो अब जैसे ये रेखाएं काट रही है ना, यहाँ पर ये वाली जो रेखाएं काट रही हैं, इस जगह पर जो भी स्थान होगा वो आप उसकी स्थिति पता लगा लेंगे इनसे। अब देख लेते हैं देशांतर और समय। तो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है समय का। इस पर उस समय का क्या है, इसमें कैलकुलेशन भी करनी होगी, एक्चुअली क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो समय मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। तो सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, ये तो हम सबको पता ही है। सूर्य भी उदय रोज होता है और अस्त भी रोज होता है। तो पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन यही है। अब स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। मतलब जो हम अपने यहाँ का स्थान का अगर अंदाज़ा लगाएं तो हम अपनी परछाई से कर सकते हैं कि सूरज अगर सिर पे होगा तो परछाई सबसे छोटी बनेगी, मतलब परछाई तो बनती नहीं है उस वक्त, और जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा तो परछाई बड़ी होती जाएगी। तो उस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर, जो भी हमने 0 डिग्री की बात करी थी, यहाँ पर वो जो लाइन थी, सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो आकाश में जब सूर्य ऊपर होगा, जैसे कि वो कभी थोड़ा सा ऊंचाई और नीचाई का रहता है सूरज का, तो जब वो ऊंचाई पर रहेगा तो यामोत्तर जो होगा वो जो हमारी 0 डिग्री होगी, तो उस पर सभी स्थानों पर दोपहर होगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो वे जो स्थान हैं जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय होगा ग्रीनविच से आगे। तो जैसे कि ये 0 डिग्री है ग्रीनविच लाइन, तो इधर अगर आप जाएंगे तो ये यहाँ इधर का वक्त होगा ग्रीनविच से आगे 12 बजे होंगे इधर, तो यहाँ पर इससे आगे टाइम होगा। तो जो भी आप उसमें अगर आप टाइम देखना चाहते हैं उसमें आप प्लस करके टाइम निकाल सकते हैं, और इधर का जो वक्त होगा वो ग्रीनविच से पीछे का समय होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अभी से और कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए पृथ्वी लगभग 24 घंटे में वृक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। 360 मतलब जैसे पृथ्वी एक चक्कर लगाएगी अपना पूरा इधर से इधर, तो ये 24 घंटे में अक्ष पर घूमती है, तो 360 डिग्री हो जाएगा पूरा चक्कर। तो 360 डिग्री जो हो जाएगा, 24 घंटे का 360 डिग्री, तो 1 घंटे का कितना, 24 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1 घंटे का वक्त निकल आएगा। ये हो जाएगा 15 डिग्री 1 घंटे में। अब अगर हमें मिनट का निकालना है तो ये हो जाएगा 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 15 डिग्री, तो 1 डिग्री हो जाएगा 4 मिनट में। सब कुछ कैलकुलेट करके निकल के आता है 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी। तो अब अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये 0 डिग्री है,
यहाँ पर 12 बजे हैं, इधर लिख देती हूँ मैं 12 बजे यहाँ पर। तो अगर हम इधर की साइड जाएंगे और हमें तो 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। मान लीजिए हमें 15 डिग्री का निकालना है, तो 15 डिग्री का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो हम क्या करेंगे, 12 को ये क्या करेंगे, 15 डिग्री से 4 को डिवाइड नहीं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 मिनट में 1 डिग्री है। तो 15 डिग्री को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री का हमें पता है, तो 15 डिग्री का निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 60। तो 15 डिग्री में कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो 1 घंटा आगे का समय हमने निकाल लिया। 60 मिनट मतलब 1 घंटा हो गया, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो अगर हमारे यहाँ पे 0 डिग्री पर 12 बजे हैं, तो 1 घंटे बाद कितना बजे होगा, 1। तो यहाँ पर बच जाएगा 1। लेकिन अगर हमें पीछे का निकालना हो तो 15 डिग्री हम पीछे का निकालेंगे, इधर का पश्चिम का समय निकालना है अगर हमें, तो 1 घंटा पीछे होगा। तो यहाँ पर बजे होंगे सुबह के 11, क्योंकि यहाँ दोपहर के 12 बजे हैं। तो यहाँ पर 1 बज जाएगा, क्योंकि आगे का 1 घंटा हो गया है और पीछे का 1 घंटा हो जाएगा 15 डिग्री के पीछे। मैं फिर से बता देती हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। मान लीजिए यहाँ पर 12 बजे हैं दोपहर के, और हमें 15 डिग्री इधर जाना है। तो 15 डिग्री को हमने डिवाइड किया 4 मिनट से, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, क्योंकि 1 डिग्री का हमें पता है और 15 डिग्री का निकालना है। तो वो हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा इधर का टाइम आगे होगा, तो मतलब इधर 1 बजेगा, 1 बज जाएगा इधर। और अगर हम इधर का निकालेंगे पश्चिम का, तो इधर का समय पीछे होगा, तो 15 डिग्री हम पीछे जाएंगे, तो 15 डिग्री वही हमारा 60 मिनट बन जाएगा। और 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा 11 बजे। तो आपको समझ आ गई होगी ये चीज़। तो इस तरह से ही कैलकुलेशन कर लेंगे हम बाकी जगह की भी। तो किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर में उस घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। उच्चतम बिंदु पे होता है मतलब बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं वहाँ पर। तो घड़ी के द्वारा दिखा गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। तो जो भी स्थानीय समय होगा उसके अकॉर्डिंग वो टाइम दिखाता है। तो देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। तो ये जो देशांतरी यामोत्तर है, इस पर यहाँ पर भी हर जगह समय समान होगा, हर जगह ही। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे या दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे, तो हर जगह समय हमें समान ही मिलेगा। अब हम मानक समय क्यों मानते हैं, ये क्वेश्चन एक बार उठता है। तो अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये 0 डिग्री है, यहाँ पर इधर जाएंगे तो अंतर होगा ना वक्त समय में। तो अब मान लीजिए जो देश है, मान लीजिए कोई देश इतना बड़ा है, तो यहाँ पर जो देशांतर होगा, यहाँ पर तो अलग देशांतर होगा ना, तो इनके बीच में टाइम गैप काफ़ी आ जाएगा। तो एक मानक समय तो रख नहीं सकते। तो इसलिए कुछ जगह पर क्या होता है, जिनका इस तरह का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, वो अलग अलग स्थानीय समय रख लेते हैं अपने लिए, मानक समय, अलग अलग मानक समय रख लेते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है,
हमारे देश में एक ही मानक समय है, वो है ये 82.5 डिग्री। ये क्यों रखा गया है? अब अगर आप देखें, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश और ये है गुजरात। तो इन दोनों की दूरी में लगभग 2 घंटे का अंतर है। जैसे हम यहाँ पर देखें, बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ी के लिए अलग अलग समय सारणी तय करना कठिन हो जाएगा। तो भारत में गुजरात के द्वारका वो यहाँ पर है और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो मान सकते हैं आप लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम उत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए, क्योंकि अगर हम अलग अलग स्थानीय समय रखेंगे तो गड़बड़ होगी। कैसे सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, ट्रेन का समय कैसे डिसाइड होगा। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया गया है, ये कह दिया गया कि देश के बीचों बीच एक समय रेखा होगी जो कि सबके लिए मान्य होगी। इसी के अकॉर्डिंग टाइम जोन होगा, यहाँ का भी और यहाँ का भी। तो इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा समय में, इसलिए मानक समय रखा गया। तो हमारे मानक समय रेखा जो है उसका क्या लोकेशन है, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। वो जो भी हमने देशांतर लाइनें पढ़ी थी वो एक्चुअल में हमारी ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पड़ती है। तो अब क्या है, ये मानक याम उत्तर मान लिया गया। अब इस याम उत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाएगा। अब यहाँ पर 12 बज रहे हैं अगर, तो पूरे देश में 12 ही बजेंगे। ये नहीं होगा जैसा कि हम इधर जा रहे थे तो टाइम बढ़ रहा था, इधर जा रहे तो घट रहा था, क्योंकि हमने एक ही मानक समय रखा है। तो हमारा एक ही समय है पूरे देश में। ये होता है मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो अभी देखिए, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्रालों से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अपराह्न मतलब दोपहर। तो क्रिकेट लंदन में 2 बजे शुरू होगा दोपहर में, लेकिन भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा, क्योंकि 2 बजे वहाँ पे शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने बजे होंगे उस वक्त? 7:30। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है वहाँ से। तो देर रात्रि में समाप्त होगा फिर ये। अब ये मान लीजिए 7:30 बजे शाम को शुरू होगा, तो कई घंटे तो चलेगा ना, तो देर रात तक ख़त्म होगा। तो इसलिए हम भारत में नहीं सोएंगे, ये मतलब ये लोग ये कह रहे हैं। तो अंतर क्या है इन दोनों के बीच, तो वही बता रही हूँ मैंने बता दिया है, यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है। तो ये 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है भारत, किसके? ग्रीनविच लाइन जो हमने 0 डिग्री वाली पढ़ी थी। तो यहाँ का समय, हमारे यहाँ का समय कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है वहाँ से। तो जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, 0 डिग्री पे जब 2 बजे होंगे, तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। अब कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। अभी जैसा कि बताया मैंने आपको, मान लीजिए वो इतना फैला है, तो क्या एक मानक समय अपना सकते हैं? बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग मानक समय रख दिए गए हैं। जैसे उदाहरण अगर हम देखें तो रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। आपने देखा होगा रूस का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है उसकी, तो वहाँ पर 11 मानक समय को अपनाया गया है। और पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। तो ये जो है लाइन,
यहाँ पर वैसे दिया नहीं गया है, ऐसे ही समझ लेते हैं इसे। इनका कहना है कि जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये इस तरह से समय क्षेत्रों में बांटा गया है, 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जो एक समय जो है, मतलब ये मान लीजिए एक समय, ये रेखा मान लीजिए, तो इनके बीच का जो जगह है वो है 15 डिग्री देशांतर। तो ये होता है हमारा चैप्टर ख़त्म आज का, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है आपको समझाने की, डिटेल में समझाया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।